अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर से बोर्ड आपको बड़े क्वेश्चंस पूछती है, मे भी मान लो कि 3 या 4 मार्क्स की क्वेश्चन पूछती है, तो हम उसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको ये चैप्टर भी पढ़ाऊंगा और इसके अंदर से बोर्ड आपको किस तरीके के सवाल पूछती है वो भी बताता जाऊंगा। तो पहली लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एग्रीकल्चर इज द मेन सपोर्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। ऐसा मान के चलो कि जो हमारा देश है उसके अंदर सबसे ज्यादा कोई भी सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वो है एग्रीकल्चर। तो हमारी इकोनॉमी को मेन सपोर्ट कहां से मिलता है? खेती बाड़ी से मिलता है। 60% ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर। हमारे देश में मान लो कि 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोग काम करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमारे देश का बैकबोन है एग्रीकल्चर। कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 22% ऑफ नेशनल इनकम एंड 18% ऑफ एक्सपोर्ट। समझाता हूं इसको एग्जांपल से, टेंशन मत लो। मान लो कि हम लोग 100 रुपए कमा रहे हैं तो 22 रुपए आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। मान लो कि हम लोग 100 प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग 100 सामान भेजते हैं, उसमें से 18 प्रोडक्ट हमारा एग्रीकल्चर से आता है। क्लियर हो गया कि अगर हमारे देश में टोटल 100 रुपए हैं तो 22 रुपए कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। अगर हमारे देश से हम लोग 100 सामान बाहर भेज रहे हैं तो 18% सामान कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया। अब अगर आगे देखेंगे तो हमको ये जानना है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप की फार्मिंग होती है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप की फार्मिंग आप देखने वाले हो। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग या जूम एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इंटेंसिव या कमर्शियल फार्मिंग। टोटल आप कितने तरह की फार्मिंग देखने वाले हो? 6 तरीके की। तो पहली टाइप की फार्मिंग पढ़ लेते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मर ग्रो क्रॉप फॉर देयर ओन फैमिली। जो किसान सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को जिलाने के लिए खेती कर रहा है, मतलब कि किसान खेती कर रहा है और उससे उसका परिवार पेट भरेगा, उस फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। स्मॉल फार्मर, तो जो किसान अपने ही घर को चलाने के लिए खेती कर रहा है, मतलब कि वो स्मॉल फार्मर है, उसके पास ज्यादा जमीन नहीं है, उसकी इनकम भी लो रहेगी और वो एक्सपेंसिव सीड्स और फर्टिलाइजर को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सबसिस्टेंस फार्मिंग गरीब किसान कर रहे होते हैं। उनका एम होता है कि इतना उगा लें ताकि घर वाले पूरे साल खा सके। ड्राई फार्मिंग आसान है, डन इन एरिया विथ लो रेनफॉल। जहां पे कम रेनफॉल हो रहा है उस जगह पे अगर आप खेती कर रहे हो तो वो कौन सा टाइप की खेती कहलाएगी? ड्राई फार्मिंग। डिपेंड्स ऑन रेन वन क्रॉप ईयर। वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए बारिश के पानी पे डिपेंड करते हैं, तो सिर्फ वो लोग एक ही क्रॉप उगा पाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बारिश होती होगी तभी वो लोग क्रॉप उगा पाते होंगे, बाकी पूरे साल में वो क्रॉप उगा नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। क्या क्या उगा सकते हो? ज्वार, बाजरा एंड पल्सिस, ये सारी चीजें हम उगा सकते हैं जहां पे कम पानी है। वेट फार्मिंग, ये भी आसान है, जहां पे ज्यादा बारिश होती होगी या वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स, अब वहां पे पानी अवेलेबल है तो किसान पूरे 12 महीने खेती कर सकता है क्योंकि जब भी उसको पानी की जरूरत है उस जगह पे पानी अवेलेबल है। पैडी, सुगर कैन, कॉटन और वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हम उगा सकते हैं कहां पे? जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पे। शिफ्टिंग और जूम फार्मिंग, ये वर्ड देखना, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर उसको पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर, मान लो कि कोई जमीन है, वहां पे बहुत सारा जंगल है। अब क्या करेगा किसान कि वो जंगल को जला देगा और साफ कर देगा और वहां पे फार्मिंग करने लगेगा। तो हम लोग इस टाइप को बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। क्या याद रखना है? जंगल था, जंगल को जला दिया, साफ किया, उसके बाद फार्मिंग करने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग या जूम फार्मिंग। फार्मर कंटिन्यूअस 2 to 3 ईयर देन मूव एल्सवेयर। अब ऐसे जमीन के ऊपर फार्मर 2 से 3 साल खेती करता है, फिर वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देता है, तो किसान कहीं और पे जाके जंगल ढूंढता है, फिर उसको साफ करता है, फिर खेती करता है, फिर वो सॉइल 2 से 3 साल में अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है तो किसान कहीं और चला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये शिफ्टिंग फार्मिंग है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का नाम सुनते हैं ऐसा मत समझना कि छोटे छोटे पौधे उगाने हैं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बिग गार्डन ऑर्चर्ड विथ लॉन्ग टर्म क्रॉप, बेसिकली इस जगह पे कैश क्रॉप को उगाया जाता है। जैसे देख लो टी, कॉफी, रबर, कोकोनट और एप्पल, बहुत ही प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें उगते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग जब भी आपके बुक में आए तो ध्यान रख लेना कि इसको उगाने के लिए बहुत ही केयर करना पड़ता है। तो कहाँ उगा सकते हैं हम लोग? गार्डन्स में, ऑर्चार्ड में, मतलब गार्डन और ऑर्चार्ड जैसी जगह पे जो भी फार्मिंग की जा रही है, क्या क्या उगाया जा रहा है? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, एप्पल, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज इक्वल टू केयरफुल फार्मिंग।
अब ऐसी फार्मिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, स्किल चाहिए, मशीन चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। अब आ जाता है इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग। यूज मशीन, केमिकल्स, लेबर टू ग्रो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। कमर्शियल फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप उगा रहे हो प्रॉफिट के लिए। किसके लिए उगा रहे हो? प्रॉफिट के लिए। तो आप लेबर से उगवाओगे, केमिकल का यूज करोगे और मशीन का यूज करोगे, मतलब कि आप बहुत ज्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश करोगे। जब एक फार्मर बहुत ज्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश करता है तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग या कमर्शियल फार्मिंग। फार्मर का मेन एम क्या है? ज्यादा उगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उगाते हैं इसके अंदर? कैश क्रॉप जैसे कॉटन और कोका जैसी चीजें उगाते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपका हो गया खत्म। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्मिंग के मेथड। तो एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग, एक है आपका मिक्स फार्मिंग। तो फार्मिंग के टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं हम लोग। तो नो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अगर आप खेती कर रहे हो तो वो खेती कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या क्या याद रखना है? नो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। तो इस्तेमाल किसका करेंगे? काव डंग का, नीम का, गाय माता के सूसू का और कंपोस्ट सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, कंपोस्ट। अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? काव डंग, नीम, काव यूरिन और कॉम्पोस्ट या कंपोस्ट, जो आपको बोलना है वो बोलो। हेल्दी एंड इन हाई डिमांड। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपके क्रॉप की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ऐसे क्रॉप काफी हेल्दी होते हैं। कौन से क्रॉप? जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग, मेंटेन सॉइल क्वालिटी लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो आपकी सॉइल है उसकी क्वालिटी को आपको लंबे समय तक मेंटेन करके चलना है। तो आप सॉइल की क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर पाओगे? आपको केमिकल का यूज बहुत कम करना पड़ेगा और आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन का मतलब यह है कि आप उस सॉइल पे अलग अलग क्रॉप उगाओ। अभी क्रॉप रोटेशन एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट इतना आप मान के चलो कि आप एक लैंड के ऊपर अगर क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, मतलब कि अलग अलग क्रॉप उगा रहे हो, तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या है? कि सॉइल की क्वालिटी को लंबे समय तक मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करोगे? केमिकल का यूज नहीं करोगे या ना के बराबर करोगे और क्रॉप रोटेशन जैसी चीजें आप परफॉर्म करोगे तो सस्टेनेबल फार्मिंग हो सकेगी। अब आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है? कंबाइंड क्रॉप विथ एनिमल। आप खेती भी करो, एनिमल्स को भी पालो, जैसे कैटल, पोल्ट्री और फिश, ये सारी चीजें भी पाल लो। एक खेत है, उस खेत के अंदर आपने खेती भी की, साइड में थोड़ा सा खड्डा खोद दो और वहां पे आप मछली पाल लो। वेस्ट फ्रॉम वन एक्टिविटी हेल्प अनदर रिड्यूस रिस्क। मान लो कि आपने जो भी खेती किया उसके अंदर आप सिंचाई कर रहे हो, तो पानी बह के चला जाएगा उस गड्ढे में, वहां पे मछलियों को पानी और खाना दोनों मिल जाएगा। तो खेती के साथ जानवरों को पाल लेना, इस फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी करवा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या टेक्निकल चेंजेस आया है उसको हमको जानना है। सीधी सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एग्रीकल्चर के अंदर कितनी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है या क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज आया है एग्रीकल्चर के अंदर, बोर्ड आपसे ये सवाल पूछ रही है। तो फार्मर यूज मॉडर्न पंप, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर। अब फार्मर खेती के अंदर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद गिरने वाली सिंचाई की व्यवस्था। स्प्रिंकलर मतलब आपने गार्डन में देखा होगा ना, एक ऐसे पंप लगा होता है, ऐसा छिटिक 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 पानी फेंकता रहता है। तो अब फार्मर इरिगेशन के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेश आर यूज। केमिकल फर्टिलाइजर का भी फार्मर इस्तेमाल करने लगा है। अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं होती हैं तो आप यहाँ पे लिख देना कि फार्मर्स अब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं खेती करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर आर ऑल्सो यूज टू इंप्रूव सॉइल। अब ऐसा नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे। सॉइल की क्वालिटी को बचाने के लिए बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर रहा है हमारे देश का फार्मर। द गवर्नमेंट गिव्स ट्रेनिंग टू फार्मर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिस्ट्रिक्ट सॉरी, देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट फार्मर को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती करोगे। ग्राम सेवक टीच फार्मर न्यू टेक्निक। जैसे हमको जो पढ़ाते हैं हम लोग उनको टीचर या प्रोफेसर बोलते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने ग्राम सेवक दिए हुए हैं किनको? फार्मर्स को, जो उनको खेती के बारे में नए नए टेक्निक सिखाते हैं।
खेती जो सिखा रहे हैं फार्मर्स को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सेवक। कहाँ सिखा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सेवक फैले हुए हैं जो किसानों को खेती कैसे करनी है टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज प्रोवाइडेड नॉलेज एंड रिसर्च सपोर्ट। हमारे देश के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोले गए एग्रीकल्चर वाले, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे देश में नॉलेज भी बढ़ रहा है और उसके अंदर रिसर्च भी हो रहा है। ICAR एंड DARE हेल्प फार्मर एट नेशनल लेवल। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर के अंदर नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। ये देख लेना दोनों, ICAR DARE, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म आप टेक्स्ट बुक में देखना और मुझे नीचे कमेंट करना। फार्मर गेट सब्सिडी एंड लो इंटरेस्ट लोन फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम फार्मर्स को सस्ते में लोन दे देंगे और सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडी मतलब उनको डिस्काउंट दे देंगे। मान लो कि एक ट्रैक्टर खरीदने जा रहा है एक किसान, उस ट्रैक्टर की कीमत है 10 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हम 8 लाख रुपए में देंगे, 2 लाख रुपए डिस्काउंट यानी सब्सिडी दे देंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट कर रही है फार्मर को कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। टीवी, रेडियो, डीडी किसान एंड SMS आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन, फार्मिंग इंफॉर्मेशन। अभी फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को फार्मर तक पहुंचानी होगी तो गवर्नमेंट टीवी का, रेडियो का, डीडी किसान का और SMS का इस्तेमाल कर रही है कि किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो जाए। तो सारा अपडेट हम लोग टीवी पे, रेडियो पे, SMS से या डीडी किसान चैनल से दे देंगे। ऑल दिस हेल्प फार्मर ग्रो मोर क्रॉप्स एंड अर्न बेटर इनकम। ये सारी चीजों से किसान ज्यादा कमाएगा और उसकी इनकम ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाएगा, ज्यादा कमा पाएगा। तो यहाँ पे हमने टेक्निकल रिफॉर्म को खत्म कर लिया। बोर्ड एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछती है। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। क्या टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंज आ रहा है। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, मेथड एंड प्रोसीजर के अंदर चेंज आया होगा। तो पहले जमाने में हमारे देश में लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था, उसको हटा दिया गवर्नमेंट ने। लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब यह है कि किसान अपने ही खेत में खेती करता था और उसको जबरदस्ती टैक्स देना पड़ता था। मान लो कि आपके पास 5 एकड़ खेत है, उसमें आपने 2 लाख रुपए का सामान उगाया, तो लैंडलॉर्ड को आप लोगों को मान लो कि 1 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला अब ये सब नहीं चलेगा। वैसे ये लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आपको अभी इतना नहीं मालूम चल रहा है तो भी जाने दो, बट इतना समझो कि ये लोग क्या होता था कि फार्मर से जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। 2 लाख का आपने अनाज उगाया, ये लोग बोलेंगे 1 लाख हमको जबरदस्ती दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम है अब हम लोग इसको हटा देंगे और हम लोग फार्मर को बचा लेंगे। लैंड टिलर कैन बिकम द ओनर ऑफ देयर लैंड। लैंड टिलर वो इंसान होता है जो खेत को ऑपरेट करता है, मतलब एक फार्म लैंड को ऑपरेट करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में लैंड टिलर मतलब फार्मर। अब जो फार्मर जिस खेत के ऊपर खेती कर रहा होगा, गवर्नमेंट उसको उसका ओनर बना देगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जमीन पे आप जाके खेती करने लगो और गवर्नमेंट आपको उसका ओनर बना देगी। मान लो कि किसी राजा ने, किसी लैंडलॉर्ड ने आपसे आपकी जमीन जबरदस्ती छीन ली है, वो जमीन थी आपकी बट आपके नाम नहीं हो पा रही है, और अगर आपके नाम पे है तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला कि वो जमीन हम आपको दिलवा देंगे। द लैंड सीलिंग एक्ट एंश्योर फेयर एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि पहले राजाओं के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और हम जैसे प्रजा के पास जमीन नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, लैंड सीलिंग एक्ट। उन्होंने बोला कि हम सारी जमीन लोगों में इक्वल बांटने की कोशिश करेंगे। आपने एग्जांपल देखा होगा कि सैफ अली खान की प्रॉपर्टी विवाद में फंसी है। सैफ अली खान नवाब के खानदान से आते हैं, तो उनके पास जिस जिस प्रॉपर्टी का पेपर है गवर्नमेंट वही उनको दे रही है। जिस भी प्रॉपर्टी का पेपर नहीं है गवर्नमेंट वो सैफ अली खान से ले रही है और देश की भलाई में इस्तेमाल कर रही है। उसी तरीके से पहले जो राजाओं के पास जमीन था, खेत था, अगर राजाओं की फैमिली के पास उनके खेत का पेपर नहीं है तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी और सस्ते दाम पे फार्मर्स को बेच देगी या बांट देगी। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और किस एक्ट से किया गया? लैंड सीलिंग एक्ट से किया गया। फार्मर गेट फाइनेंशियल हेल्प थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड एंड बैंक। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बैंक के पास जाओ, आपका एक क्रेडिट कार्ड बनेगा जिसका नाम होगा किसान।
ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने बोला कि आप बैंक में जाओ, एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसका पूरा नाम होगा किसान क्रेडिट कार्ड, और इससे आपको सस्ते में लोन मिल जाएगा। आप किसान क्रेडिट कार्ड दिखाना बैंक के अंदर, बैंक आपको सस्ते में लोन दे देगी, फिर आप आराम से जाके खेती करना। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट फार्मर लॉस, अगर फार्मर का लॉस हो जाता है क्रॉप के अंदर तो गवर्नमेंट उसका इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है फार्मर को। द गवर्नमेंट गिव मनी सपोर्ट इफ क्रॉप फेल ड्यू टू ड्रॉट और रेन, मान लो कि ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया जिसकी वजह से फार्मर का खेती बर्बाद हो गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हम आपको पैसे दे के बचा लेंगे। तो गवर्नमेंट पैसे का भी सपोर्ट दे रही है अगर बाढ़ से, ज्यादा पानी भर जाने से या सूखे से आपकी खेती बर्बाद हो रही है तो। फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू ओपन ऑक्शन इन द मार्केट, अब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम ये लोगों के लिए एक मार्केट बनाएंगे, किसान आएगा एक जगह पे और बिजनेसमैन आएंगे एक जगह पे, मतलब ट्रेडर आएंगे एक जगह पे। किसान अपना अनाज लेके आएगा, फिर बहुत सारे बिजनेसमैन इसकी बोली लगाएंगे, ऑक्शन करेंगे और खरीद लेंगे। मान लो कि मेरे पास 500 किलो टमाटर है, मैं मार्केट में गया, मेरे पास 5 बिजनेसमैन आए, एक बिजनेसमैन ने बोला कि मैं 5 रुपए खरीद लूंगा, एक ने बोला 8 रुपए, एक ने बोला मैं 12 रुपए में खरीद लूंगा, तो मैं अपना 500 किलो टमाटर जो मेरे को 12 रुपए दे रहा था मैं उसको दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, ओपन ऑक्शन हुआ मेरे क्रॉप का। तो ऐसी फैसिलिटीज भी चालू की गई देश के अंदर कि जो भी फार्म प्रोडक्ट है उनका ऑक्शन करवाएंगे तो फार्मर को ज्यादा फायदा होगा। फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट हेल्प फार्मर। इस लाइन को मैं ज्यादा डीप में नहीं समझाता हूं कि सारे फार्मर्स मिलके एक ग्रुप बनाए, उन्होंने वेयर हाउस बनाया, उन्होंने स्टोरेज करने के लिए, मतलब जो भी उनका अनाज है, जो भी वेजिटेबल्स है उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया, गोडाउन बनाया, और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट में भी फार्मर को हेल्प मिल सके ऐसी सुविधा चालू की। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्म प्रोडक्ट NAFED, GROFED एंड NDDB, इनका फुल फॉर्म आप चैट जीपीटी से ढूंढोगे और मुझे कमेंट करोगे, ये आपका होमवर्क है। This reform make farmers safe, profitable and fair for farmers. This reform make farming safe, profitable and fair for farmers. ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंज आया जिसकी वजह से फार्मर ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, उनके क्रॉप का उनको फेयर प्राइस मिल रहा है और वो अब सेफली फार्मिंग कर पा रहे हैं कि उनको डर नहीं है कि हमारा क्रॉप खराब हो जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो फार्मर सेफ, प्रॉफिटेबल और फेयर हो चुका है। किसकी वजह से? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की वजह से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अ फास्ट इंक्रीज इन फार्मिंग यूजिंग गुड सीड्स एंड मॉडर्न मेथड। ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फास्ट फार्मिंग हो रही है, किसका इस्तेमाल करके? अच्छे सीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, ये आपको भी पता है। तो 1960 तक हमारे देश में भूखमरी की हालत हो गई थी, पूरे देशवासियों को खाने की कमी पड़ रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमको कुछ ना कुछ करके ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अब हम लोग अच्छे सीड का इस्तेमाल करेंगे और मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट कब हुआ? 1960 में। कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम क्या था? ज्यादा खाना उगाना है, ज्यादा फूड उगाना है। अब ज्यादा फूड उगाने के लिए फार्मर ने फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, यानी केमिकल्स का इस्तेमाल किया। अब ये केमिकल का जब हमने इस्तेमाल किया खेती के अंदर तो व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमने कैश क्रॉप भी बहुत सारे उगाए जैसे कि कॉटन, शुगर कैन एंड जूट। ये सारी चीजों का भी प्रोडक्शन बढ़ गया देश के अंदर जब हमने फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया। तो जो फूड स्टोरेज बिकम इनफ टू हैंडल शॉर्टेज। पहले हमारे देश में जो भी शॉर्टेज हो रही थी खाने का, अब वो कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी। अब हमारे पास इतना ज्यादा स्टोरेज है अनाज का कि हम लोग उस शॉर्टेज को फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान अब देश के अंदर भूखा नहीं सो पाएगा। ड्रॉट एंड स्कैरसिटी आर अर्लियर टू मैरिज। अगर कमी और सूखे की प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम लोग उससे निपट सकते हैं क्योंकि हमारे स्टॉक में अनाज पड़ा हुआ है। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। इंडिया के पास अब इतना अनाज है कि वो अपने देशवासियों को बिना बाहर से अनाज मंगाए खिला सकता है। मान लो कि पहले हम लोगों को अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए बाहर देश से अनाज मंगाना पड़ता था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अब इंडिया खुद के लोगों को खुद उगा के खिला सकता है, मतलब कि फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। इम्प्रूव फार्मिंग इनकम एंड इम्प्रूव्ड फार्मर इनकम एंड इकोनॉमी। इसकी वजह से, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मर की इनकम भी बढ़ गई और हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ पे देखते हैं एक अगला जो सवाल है
रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सवाल क्या है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का क्या रोल है, मतलब कि इंडिया के इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 2 आता है। चलो कहीं तो हम लोग आगे हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन जॉब फॉर द मोस्ट ऑफ पीपल। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारे देश में 100 लोग हैं तो 60 लोग काम करने के लिए खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे ज्यादा जॉब कौन प्रोवाइड करता है इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन इन इंडिया। खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है हमको हमारे देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर। 60% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एग्रीकल्चर, ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा आप समझ गए हो। कंट्रीब्यूट 22% ऑफ नेशनल इनकम, ऊपर मैंने आपको समझाया था। मेकअप 17% ऑफ इंडिया जीडीपी, ये भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। चलो ठीक है, ये 3 लाइन को मैं आपको आसानी से समझा देता हूं कि मान लो कि हमारे देश में 100 लोग हैं तो 60 लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं। अगर हमारे देश के पास 100 रुपए है तो 22 रुपए एग्रीकल्चर से आ रहा है। अगर हमारे देश के अंदर टोटल 100 प्रोडक्ट है तो 17 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आ रहा है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस क्रॉप लाइक टी, कॉफी, वीट, राइस, कॉटन, जूट एंड शुगर कैन। ये मैंने लिस्ट बना दी है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री को कॉटन कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि आपका वेफर हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये वाला टॉपिक हो गया आपका पूरा। अब आगे देखते हैं कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी आई थी उसका असर इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या पड़ता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी हमने अपनाई तो फार्मर यूज न्यू टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। जब हम लोग पूरी दुनिया से बिजनेस करने लगे तो हमारे देश के फार्मर अब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मिंग करने लगे। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज। जब आप टेक्नोलॉजी से फार्मिंग करोगे तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड वाटर आर नीडेड। जब हम लोग टेक्नोलॉजी से और टेक्निक से फार्मिंग करने लगे तो फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो या वाटर हो, ये सब की क्वांटिटी घटने लगी, मतलब अब इनका इस्तेमाल कम होने लगा। गुजरात के अंदर कॉटन, चिलीज एंड सीसम जो है वो अब बाहर देश में बिकने लगा। मतलब गुजरात कॉटन, चिलीज और सीसम को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के अंदर। फ्रूट फ्रॉम अदर कंट्री आर सोल्ड इन इंडिया। बाहर देश का फ्रूट हमारे देश में मिलने लगा। इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पीट विद इंटरनेशनल ब्रांड। अब जब हम लोग पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनको सामान बेच रहे हैं तो उनका सामान भी तो हमारे देश में आ रहा है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। मान लो कि अमेरिका ने भी हमारे इधर मैंगो भेजा और हमारा मैंगो, तो अमेरिका के मैंगो के साथ अब इंडिया का मैंगो कंपटीशन में आ गया है मार्केट के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प इंडिया इन वर्ल्ड मार्केट। अब आपको पूरी दुनिया में जब बेचना है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना होगा। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कब आएगा, जब आप उसके अंदर रिसर्च करोगे, तब जाके आप अपने क्रॉप को डेवलप कर पाओगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो क्रिएटिंग जॉब्स। तो हमारे देश में मान लो कि चिप्स बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली और टमाटर से केचप बनाने वाली ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ने लगी। इससे क्या हो रहा था, लोगों को काम मिल रहा था। जितनी इंडस्ट्री बढ़ रही थी उतना काम लोगों को मिल रहा था। वेस्टेज ऑफ ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिड्यूस। टेक्नोलॉजी का जब हम लोग इस्तेमाल करने लगे तो ग्रेन का वेस्टेज, फ्रूट का वेस्टेज और वेजिटेबल का वेस्टेज रिड्यूस हो गया। प्लान स्टेप आर नीडेड फॉर बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने एक प्लान स्टेप लिया, ये जरूरी था, तभी हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करती एग्रीकल्चर को लेकर। तो ये वाला भी टॉपिक हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगले सवाल को पढ़ते हैं कि वाई वी नीड टू सिक्योर फूड ग्रेन इन इंडिया। बोर्ड आपसे ये सवाल पूछ रही है कि वाई वी नीड टू सिक्योर फूड ग्रेन इन इंडिया। हमारे देश में फूड ग्रेन को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखते हैं। इंडिया ग्रो इनफ फूड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे बहुत सारे ग्रेन्स का। एक्स्ट्रा स्टॉक हेल्प ड्यूरिंग ड्रॉथ। एक्स्ट्रा जो भी स्टॉक है हमारे पास वो इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब सूखा पड़ेगा। हम लोग अपने घर में सेविंग क्यों करते हैं, ताकि जब भी कोई बेकार सिचुएशन आए तो वो सेविंग से पैसा उठा के उस सिचुएशन से हम लोग फाइट कर सके। तो हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, जब भी सूखे की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपने एक्स्ट्रा स्टॉक, तो जब भी सूखे की कंडीशन आएगी, मतलब जब भी सूखा पड़ जाएगा देश के अंदर, तो हमारे पास जो भी स्टॉक रखा हुआ है वहां से खाना निकाल के दे देंगे लोगों को। वेयर हाउस हैव इनफ फूड ग्रेन फॉर द कंट्री। हमारे देश के वेयर हाउस में इनफ फूड ग्रेन रखा हुआ है। वी नीड टू कीप
एंड इंक्रीजिंग द स्टॉक, हमको हमारे देश का जो भी फूड ग्रेन का स्टॉक है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इट गिव फूड सिक्योरिटी टू एवरीवन, यहाँ पे एक वर्ड है फूड सिक्योरिटी। मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी आपके बुक में फूड सिक्योरिटी आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अनाज को सड़ने से बचाना है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि देश का कोई भी इंसान भूखा ना सोए। तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक हो गया, वेयर हाउस के अंदर ग्रेन्स रख रहे हैं, हम लोग अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि देश के अंदर कोई भी इंसान भूखा ना सोए, मतलब देश के अंदर फूड सिक्योरिटी बनी रहे। इसीलिए हम लोग गोडाउन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर स्टॉक रख रहे हैं और लगातार उस स्टॉक को बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी कभी भी भूखा ना सो सके। द गवर्नमेंट गिव फूड टू पुअर पीपल, और इसी स्टॉक के अंदर से गवर्नमेंट गरीबों को खाना देगी अगर वो बेचारे भूखे सो रहे हैं तो। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट बट ड्रॉथ कैन हैपन सो स्टॉक इज नीडेड, कभी भी सूखा पड़ेगा स्टॉक से अपना खाना निकालेंगे और लोगों को बांट देंगे। तो ये सारी रीजंस की वजह से हमको हमारे देश के अंदर ग्रेन्स का स्टॉक रखना पड़ता है। अब द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, आपको बोर्ड पूछ लेती है इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने काफी आसान तरीके से लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाता नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से पढ़ो, थोड़ा सा रीड करोगे, दिमाग को थोड़ा प्रेशर डालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है इस टॉपिक में। अब यहाँ पे बोर्ड आपसे सवाल पूछिए कि व्हाट आर कैश क्रॉप, नेम द मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया। कैश क्रॉप क्या है और कौन कौन से कैश क्रॉप इंडिया के अंदर उगते हैं? तो क्रॉप्स ग्रो मेनली फॉर सेलिंग एंड अर्निंग, आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हो, आपका मकसद है उसको बेचकर पैसे कमाना। क्या बोला मैंने? आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हो, आपका मकसद है उसको बेचना और बेच के पैसे कमाना, ऐसे क्रॉप को हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। अब आप फैक्ट्री, ट्रेड और एक्सपोर्ट, आप उसको फैक्ट्री में ले जाओगे, फिर आप उस प्रोडक्ट का मतलब उस क्रॉप का ट्रेड करोगे और आप उसको बाहर देश में भी बेचोगे। मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि वो चीज़ें फैक्ट्री में जाएगी, ट्रेड में जाएगी एंड उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो जाने दो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट आपको कैश क्रॉप क्या होता है वो समझ में आ गया होगा ना। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से कैश क्रॉप उगते हैं? तो फाइबर क्रॉप, मतलब जैसे कॉटन, जूट, इनसे हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है हमारी। बेवरेजेस क्रॉप, मतलब पीने वाले क्रॉप्स, टी और कॉफी। ऑयल सीड मतलब तेल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड हैं। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि रबर और कोकोनट। शुगर क्रॉप जैसे कि शुगर केन। स्पाइसेस मतलब मसाला, कौन कौन से? ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। ये सारे कैश क्रॉप इंडिया के अंदर पाए जाते हैं और इनको हम लोग फैक्ट्री में ले जाएंगे, इनको हम लोग साफ सुथरा करेंगे फैक्ट्री के अंदर, फिर हम लोग इनका ट्रेडिंग करेंगे, मतलब इनको सेल करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा उगा लेंगे तो हम लोग इनका एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये लाइन आप समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछ रही है, द चार्टेड रीजन ऑफ गुजरात इज नोन एज लैंड ऑफ गोल्डन लीफ। आपको ये सवाल का जवाब देना है कि लैंड ऑफ गोल्डन लीफ। अब यहाँ पे देखो, लैंड ऑफ गोल्डन लीफ गुजरात कौन कौन सी जगह है? खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट। हम लोग लैंड ऑफ गोल्डन लीफ गुजरात किन जगह को बोल रहे हैं? खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट। वाई इट इज कॉल्ड, क्यों इसको लैंड ऑफ गोल्डन लीफ बोला जाता है? क्योंकि टबैको लीफ हियर आर गोल्डन ब्राउन इन कलर, जो यहाँ पे तंबाकू उगता है उसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इन जगहों को जैसे खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन लीफ। आपका आंसर मिल गया। इंपॉर्टेंट, गुजरात इज टॉप टबैको प्रोड्यूसर इन इंडिया, सबसे ज्यादा तंबाकू हमारे गुजरात में ही उगता है। तंबाकू इज यूज फॉर चीविंग सिगरेट एंड बीडीज, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा कि तंबाकू कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है। अभी तंबाकू क्यों उगाया जाता है? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ तंबाकू एज कैश क्रॉप इन गुजरात। आपको मालूम है कि हर कोई तंबाकू खाता ही है, मतलब जो भी तंबाकू खा रहे हैं उनको उसकी लत लग जाती है, तो वो कुछ भी करके उसको खरीदेंगे। तो पैसे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तंबाकू का, आप तंबाकू बेचोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो फार्मर को तंबाकू बेच के बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो तंबाकू को उगाता है। अब मैं जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपका भी फायदा हो जाए। Which favorable conditions are necessary for paddy cultivation? Name the crucial state of India with noticeable production. किसका? पैडी का। देखो, हम लोगों को पैडी के लिए नेसेसरी कंडीशन बतानी है और कहाँ कहाँ पे पैडी उगता है हमारे देश में। तो पैडी मतलब राइस। फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो क्लाइमेट के अंदर 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होना चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी यानी वहां पे नमी होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए। सॉइल फर्टिलिटी यानी एलुवियल सॉइल चाहिए और वो एलुवियल सॉइल पानी को होल्ड करके रखे, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। फ्लैट लैंड, अच्छा देखो मैं ऐसा करता हूं ना कि आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें पढ़ लेना क्योंकि मैंने काफी आसान तरीके से ये लिख दिया हुआ है, मैं फालतू में
पढ़ा पढ़ा के आपके वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता ना आपका टाइम खराब करना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो लिखी है वही आपको लिखनी पड़ेगी और काफी आसान है, तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेम क्वेश्चन देख लो। What are the favorable condition of wheat product crop? Name the critical state or region in India that have noticeable production. अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड आपसे पूछ रही थी। What are the favorable condition for wheat production? Name the critical state or regions in India that have noticeable production. हमको wheat प्रोडक्शन के फेवरेबल कंडीशंस को बताने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट के अंदर व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब आगे देखो, डिस्क्राइब कोकोनट एज अ प्लांट, डिस्क्राइब कोकोनट एज अ प्लांटेशन क्रॉप। यहाँ पे ऐसा लिख दिया है ना प्लांटेशन क्रॉप, इससे आपको डरना नहीं है, आंसर इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, ये सारे आंसर को एक बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ रही है कि आपको कॉफी के फेवरेबल कंडीशन को बताना है, तो ये रहा आपका आंसर, वापस से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको टी के फेवरेबल कंडीशन के बारे में बताना है, यहां पे आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे मैंने आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया और इस चैप्टर से बोर्ड आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक का अलग से इजी वीडियो लेकर आ जाऊंगा।